दोस्तों हमारा पहला सवाल है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे। दोस्तों प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे हमारे मनु। कौन थे? मनु। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, जिसे हम सल्वेशन भी कहते हैं। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा मिलती है। दोस्तों उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। दोस्तों इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 300 है, लेकिन इनमें से 13 उपनिषद मुख्य है। दोस्तों अगला सवाल है कि मृत्यातीत नवपाषाणक स्तर प्रकाश में आया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ से? गुफ कराल से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? दोस्तों अशोक के दूसरे शिलालेख में वर्णित है कि उसने मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्यों चोल, पांड्य, सती पुत्र तथा केरल पुत्र एवं ताम्र पर्णी अर्थात लंका में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। ठीक है, इनमें जो है चोल का भी उल्लेख है, पांड्य का भी उल्लेख है और सती पुत्र का भी उल्लेख है, लेकिन 7 वाहनों का जिक्र नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। अगला सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। दोस्तों गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। यहाँ पर बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को यह उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। इनके नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगल्यायन, देवदत्त आदि थे, जिनमें सर्वाधिक नजदीक आनंद थे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सराय नाहर राय। दोस्तों सराय नाहर राय से ही मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि किसका कथन है कि काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक, एक प्रधान बन गया। दोस्तों ये किसने कहा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर डैनियल बारतोली का ये कथन है। दोस्तों काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक एवं प्रधान बन गया। यह कथन फादर डैनियल बारतोली का है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों सूची 1 में कुछ पार्टियां हैं। पहला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा है स्वराज पार्टी, तीसरा है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा है जस्टिस पार्टी। आइए अब सूची 2 को देख लेते हैं। दोस्तों सूची 2 में हमारे सुभाष चंद्र बोस, दूसरे नंबर पर है रामास्वामी नैयर, तीसरे नंबर पर नरेंद्र देव है और चौथे नंबर पर है CR दास। दोस्तों आपको बताना है इन सूचियों का संबंध किन किन से है। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध है नरेंद्र देव से। किससे है? नरेंद्र देव से। स्वराज पार्टी का संबंध है CR दास, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से। और जस्टिस पार्टी का संबंध किससे है? तो रामास्वामी नैयर से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा कूट का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा कूट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने ही मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक मिनट। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर है सूची 1 और यहाँ पर है सूची 2। तो दोस्तों हसन निजामी का संबंध किससे है? तो दोस्तों हसन निजामी का संबंध है ताजुल मासीर से। किससे है? ताजुल मासीर से। दोस्तों फिर है हमारा खवंदा मीर। तो दोस्तों खवंदा मीर का संबंध है हमारा हुमायूं नामा से। किससे है? हुमायूं नामा से। नेक्स्ट है मोहम्मद काजिम। दोस्तों मोहम्मद काजिम का संबंध है आलमगीर नामा से। किससे? आलमगीर नामा से। दोस्तों आखिरी है हमारा भीमसेन। तो दोस्तों भीमसेन का संबंध है हमारा नुस्खे दिलखुश में। किसमें? नुस्खे दिलखुश में। तो दोस्तों अगर हम कूट की माने तो कूट का हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? दोस्तों एमजी रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। इन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करना एवं महाराष्ट्र में समाज में सुधार करना था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? एमजी रानडे। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रानडे को कहा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? दोस्तों बलबन ही पहला ऐसा सुल्तान था जिन्होंने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। उसने मद्यपान का निषेध किया तथा सिजदा तथा पायबोस ईरानी परंपरा की शुरुआत की। उसने सेम को अफरासियाब का वंशज घोषित किया तथा नवरोज त्योहार का प्रारंभ किया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि यह किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो दोस्तों ये कथन किन्होंने कहा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, चित्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कथाकार, दार्शनिक, शिक्षाविद होने के साथ साथ सच्चे मानवतावादी एवं राष्ट्रभक्त थे। दोस्तों 1913 ईस्वी में इन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने 1918 से 19 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सर की उपाधि एवं 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोहों में निम्न में से कौन सा विद्रोह शामिल नहीं था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो विद्रोह। दोस्तों 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटानागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोहों में हो विद्रोह शामिल नहीं था। कोल विद्रोह भी शामिल थे, भूमिज विद्रोह भी शामिल थे, लेकिन संथाल विद्रोह भी शामिल थे, लेकिन हो विद्रोह जो है हमारा शामिल नहीं था। दोस्तों चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि आप जो है निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित कौन से नहीं है इनका पता लगाएं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संध्या एस सदानंद। दोस्तों उपरोक्त विकल्प में सी गलत है, क्योंकि संध्या पत्रिका का प्रकाशन 1906 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्मदेव उपाध्याय जैसे प्रमुख क्रांतिकारी द्वारा रूपांतरित करके किया गया था। संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगला भाषा में तथा 1822 में मीरतुल अखबार को फारसी में प्रकाशित किया था। जॉन जमशेद को पीएन मोतीवाला ने तथा समता को बी आर अम्बेडकर ने प्रकाशित किया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? दोस्तों भारत में आने के बाद एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ को 2 जनवरी 1914 से एवं दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 से प्रकाशन आरंभ किया था।
इन पत्रों के द्वारा एनी बेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 4। किसका दोस्तों? न्यू इंडिया का भी और कॉमनवेल्थ का भी। दोस्तों अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पहले सूची में है हमारे दादा भाई नौरोजी, दूसरे में है दयानंद सरस्वती और तीसरे में है हमारे बाल गंगाधर तिलक और चौथे में है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए अब हम सूची 2 को भी देख लेते हैं। दोस्तों सूची 2 में है सत्यनाथ प्रकाश और फिर दूसरे नंबर में है आनंद मठ और तीसरे में है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और चौथे में है गीता रहस्य। तो दोस्तों आइए पता लगाते हैं कि इन सूची 1 का सूची 2 के साथ किस प्रकार कनेक्शन है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से। दोस्तों दयानंद सरस्वती का संबंध है सत्यार्थ प्रकाश से। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का संबंध है गीता रहस्य से और बंकिम चंद्र चटर्जी का संबंध है आनंद मठ से। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है किससे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से ही वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई है वह है। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखित है। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? दोस्तों उपरोक्त प्रश्न में विकल्प सी गलत है कि इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। दोस्तों ये कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है क्योंकि रंपा विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा लेना पड़ा था। अंग्रेजों को सेना का सहारा रंपा विद्रोह को दबाने में लेना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था जो 1879 से लेकर 1920 से 22 ईस्वी तक छीट-फूट ढंग से चलता रहा। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से किसने गोरखपुर जेल में फांसी पाई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में आयोजित एक सम्मेलन में राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह सुखदेव, भगवती चरण वर्मा, सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था में धन इकट्ठा करने के लिए कोकरी में ट्रेन डकैती की थी। इस ट्रेन द्वारा अंग्रेजी खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था परंतु वे शीघ्र पकड़े गए। उन पर कागुरी सनियत का मुकदमा 1925 में लगाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां सहित 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। दोस्तों चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन हमसे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। इसका रीज़न है कि इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन ए का आर सही व्याख्या करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वह कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? दोस्तों टोटोरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, साइट्रिक अम्ल नींबू में तथा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टार्टेरिक अम्ल।
ठीक है दोस्तों, ये अम्ल अंगूर में भी होता है, इमली में भी और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन सम्मिलित थे। तो दोस्तों, उत्तर बिहार के चंपारण जिले के यूरोपीय नील के उत्पादक बिहारी कृषकों का अनेक रूप से उत्पीड़न करते थे। गांधी जी ने स्थानीय पत्रकार रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पर बिहार जाना स्वीकार किया और बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा की सहायता से कृषकों की वास्तविक स्थिति की जांच की। उन्होंने कृषकों को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की शिक्षा दी। बिहार सरकार बहुत क्रुद्ध हुई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा जांच समिति नियुक्त की, जिसमें गांधी जी स्वयं एक सदस्य थे। इसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नील उत्पादकों द्वारा विशेष प्राप्ति बंद कर दी गई। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ही महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि द्वैत शासन प्रणाली डायार की भारत में कार्यान्वित रही कब से कब तक। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1937 तक। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग समिति ने। दोस्तों, अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। ज्ञात हो कि गरीबी रेखा तय करने की शुरुआत योजना आयोग ने 1962 में एक कार्यकारी समूह बनाकर की थी। इसने प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 20 रुपये मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना था। 1979 में अलग समिति ने गांव में 49 रुपये तथा शहरों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीबी रेखा माना था। 1993 में लकड़ावाला समिति ने गांव में 205 रुपये तथा शहरों में 281 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना था। 2009 में तेंदुलकर समिति ने गांव में 447 रुपये तथा शहरों में 579 रुपये की गरीबी रेखा तय की थी। तेंदुलकर समिति द्वारा तय गरीबी रेखा पर विवाद हुआ तो संप्रग सरकार ने रंगराजन समिति का गठन किया। रंगराजन समिति ने गांव में 972 रुपये तथा शहरों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक खर्च को गरीबी रेखा माना। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। कब? 1990 में। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। वर्ष 2019 के सूचकांक के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। इस सूचकांक की वरीयता सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष स्थानों पर है। सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर क्रमशः नाइजर, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सूडान, चाड और बुरुंडी है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर है और चीन 50वें स्थान पर है। वही भूटान 134वें, बांग्लादेश 135वें, म्यांमार 145वें और नेपाल 147वें और पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 170वें स्थान पर है, जबकि भारत 129वें स्थान पर है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे उसके विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था। दोस्तों, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे 2 कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे थे जिन्हें गांधी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार उन्हें 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया था। सुभाष चंद्र ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टामी की हार मेरी हार है। कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध के कारण सुभाष चंद्र ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 एवं 3। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन किदवई। कौन थे? बदरुद्दीन किदवई ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे।
ठीक है। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था उसमें ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल कहता है कि अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग की। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसे? VP वाडिया को भेजा गया था। किसे? VP वाडिया को। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? दोस्तों समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो है पूरक पोषण भी आता है, टीकाकरण भी आता है और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी आता है, लेकिन परिवार नियोजन इनमें नहीं आता है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। अगला सवाल कहता है कि जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना में शामिल शहरों की संख्या है कितनी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना में 3 शहर शामिल है। कितने? 3 शहर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारत में, ठीक है, कहता है कि भारत में प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सूची हैं और पहले सूची में क्या है? पहले सूची में हमारे योजना का बात कहा गया है और दूसरे सूची में उससे संबंधित राज्य के बारे में बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेट्रो बांध कहाँ है? तो दोस्तों मेट्रो बांध जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपका कर्नाटक में है। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और कृष्णराज कहाँ है? कृष्णराज जो योजना है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों पहले सूची में क्या शामिल है? पहले सूची में है आपका खनिज यहाँ पर, और दूसरे सूची में क्या है? दूसरे सूची में है उत्पादन क्षेत्र की कहाँ पर इनका उत्पादन होता है। तो दोस्तों पहले में आ गया तांबा। तो दोस्तों तांबा का जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है? ये होता है मूसाबनी में। कहाँ पे? मूसाबनी में होता है। ठीक है, लौह अयस्क का कहाँ पर उत्पादन होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन होता है बादाम पहाड़ में। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो मैग्नीज का उत्पादन होता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, और अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों अभ्रक का उत्पादन होता है हमारे हजारीबाग में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सूची फिर से दोस्तों। कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहले में क्या दिया हुआ है? नगर, और दूसरे में दिया गया उद्योग। दोस्तों अहमदाबाद का संबंध किससे है? तो अहमदाबाद में किस चीज़ का उद्योग है मेरा दोस्तों? तो अहमदाबाद में हमारा उद्योग है सूती वस्त्रों का। किसका है? सूती वस्त्रों का। ठीक है, राउरकेला में किसका उद्योग है दोस्तों? तो राउरकेला में है हमारा लौह इस्पात का। किसका दोस्तों? लौह इस्पात का। कपूरथला में किसका है? तो कपूरथला में है रेल कोच का। किसका? रेल कोच का। और बरौनी में क्या है दोस्तों? तो बरौनी में है तेल शोधन। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कहता है कि भारत की जलवायु ना ये मानसून का प्रभुत्व है। भारत की जलवायु पर किसका प्रभुत्व है? मानसून का प्रभुत्व है। और क्या कहता है? कहता है कि कारण यही है कि मानसून जो है स्थायी पवन है। दोस्तों भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है, ये तो सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में अधिक गर्मी अथवा उत्तर पूर्व में अधिक ठंडी होने के कारण क्रमशः निम्न दाब क्षेत्र अथवा उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप चलती है, इसलिए ये पर्वने अस्थायी होती है। अतः कथन ए सही है, परंतु कारण आर जो है ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 1951 ईस्वी से पूर्व निम्न में से किस जाति की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी? ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परहैया की गिनती जो है ये अपराधियों के रूप में की जाती थी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर।
अगला सूची में है, फिर से आपको सुमेलित करना है। पहले सूची में क्या है, पहले सूची में देश है और दूसरे सूची में उनकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो पेरू की राजधानी है लीमा। कहाँ है, लीमा दोस्तों। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। कहाँ पर है, हरारे दोस्तों। ठीक है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, क्यूबा की राजधानी है हवाना। और लाओस की राजधानी है वियतनाम। नेक्स्ट आपको कथन दिया हुआ है, क्या कहता है कि कथन कहता है कि पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है, और उसका कारण है कि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 3 जनवरी जाड़ों में सबसे कम एवं जबकि 4 जुलाई में अपेक्षाकृत अधिक होती है। सूर्य के निकट पृथ्वी की गति तीव्र होगी और निकटतम दूरी पर सर्वोच्च होगी। अतः कथन ए का एवं कारण आर दोनों ही सही है, तथा कारण आर जो है ये कथन ए का सही व्याख्या करता है। अतः उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, कथन ए सही है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता लोवेस्ट सैलिनिटी पाई जाती है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिक सागर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियों में 3 सबसे प्राचीन है, निम्न में से उन तीनों में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असुर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। कथन ए कहता है कि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और कारण कहता है कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो दोस्तों कहता है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर जो कथन है ना, कथन गलत है, लेकिन आर सही है। अगला सवाल कहता है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं। ठीक है, 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं, आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा, बिहार से। दोस्तों अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा जयंती पटनायक, दूसरा है हमारा ममता शर्मा, तीसरा है हमारा डॉक्टर गिरिजा व्यास, और चौथा है हमारा डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का सही क्रम है, पहले है जयंता पटनायक 1992 से 95, फिर है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 2002 से 2005, फिर है डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 2011, फिर है ममता शर्मा 2011 से 2014। तो दोस्तों हमारा सही कूट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राजस्थान में लागू किया था। अतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत इससे हुई। संपूर्ण क्रांति एवं दलविहीन लोकतंत्र के जनक जयप्रकाश नारायण थे, चंद्रशेखर नहीं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। अगला सवाल कहता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला हुआ है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छठी योजना। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है किससे। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है।
ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है क्या। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है किस नाम से। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोईपुरिया कमेटी के नाम से। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है। तो दोस्तों हमारा सुमेलित में हो जाएगा गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि, और नीचे में जो दिया गया है श्वेत क्रांति, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। तो दोस्तों अगर हम कूटों को देखें तो कूटों में हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगलकालीन विदेशी यात्राओं ने भी की है। तो दोस्तों मुगलकालीन विदेशी यात्राओं की बात करें तो वर्नियर और टेवर्नियर ने ही छोटानागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की जिक्र किया है। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि भी ए क्रमशः वायु में, ठीक है, ये जो है ध्वनि की वेग दर्शा रहा है, जैसे वी ए है जो एयर में बता रहा है वेलोसिटी ध्वनि की, और फिर वी डब्ल्यू जो है ये जल में बता रहा है, और भी जो है एस है ये इस्पात में बता रहा है अर्थात स्टील में बता रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस में जो है सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों अगर हम सर्वाधिक को देखें ना तो सर्वाधिक जो होता है वेग वो होता है आपका स्टील में। किस में होता है? स्टील में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर किस में होता है? उसके बाद होता है वाटर में। किस में होता है दोस्तों? वाटर में होता है। ठीक है, वेलोसिटी उसके बाद सबसे ज़्यादा वाटर में होता है। और फिर जो है उसके बाद दिए गए ऑप्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है कि एयर है और एयर का वेलोसिटी, ठीक है, ध्वनि का वेलोसिटी जो है एयर में, और फिर ध्वनि का वेलोसिटी यहाँ पर वाटर में दिया गया है, और ध्वनि का वेलोसिटी यहाँ पर स्टील में दिया गया है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो होता है ना वेलोसिटी, ये होता है स्टील का। ठीक है, स्टील में जो है वेलोसिटी ध्वनि का सबसे अधिक होता है, और उसके बाद होता है वेलोसिटी वाटर में ध्वनि का सबसे अधिक होता है, और उसके बाद जो है किस में होता है? एयर में होता है। ठीक है, उसके बाद ही एयर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टील में, फिर किस में? वाटर में, और फिर सबसे कम एयर में। ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों पहले सूची में है यंत्रों का नाम, और दूसरी सूची में है वो वैसी राशियां जो इससे नापते हैं हम। दोस्तों अगर हम एनीमोमीटर की बात करें ना तो एनीमो जो मीटर होता है ये वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है दोस्तों। उसी तरह अगर हम एमीमीटर की बात करें तो दोस्तों एमीमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम टेकोमीटर की बात करें दोस्तों तो टेकोमीटर वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। और दोस्तों अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर क्या है? ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन जो है ये कौन है? थायरोक्सिन। कौन है दोस्तों? थायरोक्सिन। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। तो दोस्तों भविष्य का धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। किसको दोस्तों? एल्युमिनियम को। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, एक मिनट मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अगला सवाल क्या कहता है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है दोस्तों। तो ये है हमारा RSV विषाणु। ये जो RSV विषाणु है ना, ये क्या है? RSV जो विषाणु ये घात करो और छिप जाओ के नाम से ज़्यादा विख्यात है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है। निम्नांकित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेड धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल।
दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, पहला है हमारा ओटाइटिस। तो दोस्तों ओटाइटिस जो है ये कान में होने वाली बीमारी है। ठीक है, और एंसेफेलाइटिस जो है ये दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी, किसकी बीमारी है ये दोस्तों, ये मस्तिष्क की बीमारी है। और लेरांजाइटिस है ना, लेरांजाइटिस जो है ये किसकी है, तो ये गला की बीमारी है। कहाँ की दोस्तों, गला की। ठीक है, और हेपेटाइटिस जो है ये आपकी यकृत की बीमारी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि जैनिको प्रौद्योगिकी है। तो दोस्तों जैनिको जो प्रौद्योगिकी है ये खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है। किसको, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इनसेंट सीरीज में भारत में कई जगह लॉन्च किए गए हैं, उनमें से अद्यतन इनसेंट 4CR है। भारत द्वारा अब तक इनसेंट सीरीज में कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17। ठीक है, इनसेंट सीरीज में यूँ तो भारत ने कई उपग्रह लॉन्च किए हैं, उनमें से अद्यतन इनसेंट 4CR भी एक है। भारत द्वारा अब तक इनसेंट सीरीज में कुल 17 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इनसेंट 4CR को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2007 को प्रक्षेपण यान GSLV F4 सफलतापूर्वक द्वारा भू समस्थानिक कक्ष में स्थापित कर दिया गया था। इनसेट 4CR इसरो इनसेट 4CR का निर्माण जो है बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष केंद्र में हुआ। सर्वप्रथम इनसेट सीरीज का प्रथम उपग्रह 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया था। पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 4CR का अनुमानित जीवन काल जो है ये 10 वर्ष आका गया है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कौन जो है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बग करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटियों के कारण बग कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे तो यह कहा जा सकता है कि प्रोग्राम में बग है। बग को निकालने को अर्थात एरर हटाने को डीबग कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एपीकल्चर है। तो दोस्तों कहता है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो एपीकल्चर का संबंध है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन कार्य। तो यहाँ एपीकल्चर का संबंध हो जाएगा हमारा मधुमक्खी से। ठीक है, किससे हो जाएगा दोस्तों, मधुमक्खी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर का जो काम है यह है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। तो दोस्तों ये वनों से है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सहतूत के वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटीकल्चर। तो दोस्तों विटीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का संबंध है व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले अंगूर उत्पादन की क्रिया। तो हमारा विटीकल्चर से संबंधित हो जाएगा अंगूर। ठीक है, फिर हमारा पीसीकल्चर। तो दोस्तों पीसीकल्चर क्या है, ये जो है हमारा मछली पालन की क्रिया है। तो हमारा पीसीकल्चर से संबंधित कौन सा हो जाएगा, मछलियों से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से प्राक्षेपिक मिसाइल कौन है। तो दोस्तों प्राक्षेपिक मिसाइल कौन है, प्राक्षेपिक मिसाइल हमारा अग्नि। कौन है दोस्तों, अग्नि। ठीक है, अगर दोस्तों अग्नि की बात करें तो अग्नि मध्यम दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली प्राक्षेपिक मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर के अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया, जो सफल रहा था। यह IRBM मिसाइल है। भारत विश्व का छठा देश है जिसके पास IRBM इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें री एंट्री पुनः प्रवेश तकनीक का प्रयोग होता है। इसी कारण इसका बाहरी आवरण कार्बन कंपोजिट का बना है, जो ज्यादा गर्मी 5000 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से यथार्थ नापे जाते हैं क्या। तो दोस्तों परमाणु घड़ी द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु घड़ी द्वारा। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 2,4-D है। तो दोस्तों 2,4-D क्या है, 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशी है। अगला सवाल क्या कहता है कि फिर से आ गया कि इन युग्मों का मिलान करें। ठीक है, तो कहता है कि जेंटामाइसिन कहता है कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित है, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कहता है कौन कौन से जो है आपके युग्म है ये सुमेलित है। तो दोस्तों जेंटामाइसिन दवा एंटीबायोटिक्स के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में प्रयोग होती थी, एंटीबायोटिक्स के रूप में प्रयोग होती है। जबकि एफ्रिक्लोफ्लोविन जो है ये दवा पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, किसके रूप में, पूर्तिरोधी के। तो दोस्तों ये जो दो ऑप्शन है हमारे 1 और 2 ये दोनों सही है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2।
अगला सवाल क्या कहता है कि छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों के प्रवेश के समय 1731 में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दर्पनाथ शाह का शासन था। किसका था दोस्तों? दर्पनाथ शाह का। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमारा कहता है कि जीव मिल्खा सिंह जो है, यहाँ पे देखिए जीव मिल्खा सिंह जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये जो है गोल्फ से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, जबकि यहाँ पर पंकज आडवाणी सही है, ये जो है बिलियर्ड्स तथा स्नूकर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है झूलन गोस्वामी, ये तो क्रिकेट से संबंधित है ही। फिर है तान्या सचदेव, ये भी इसका संबंध किससे है? शतरंज के खेल से। अगला सवाल कहता है किस टेस्ट क्रिकेटर ने 500 विकेट से ज़्यादा विकेट लिए हैं तथा साथ ही साथ शतक भी लगाया है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुंबले ने। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक की श्रृंखला के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जेके रोलिंग। कौन है? जेके रोलिंग। अगला सवाल क्या कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है ये 7 अक्टूबर को बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 7 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व मानक दिवस। तो दोस्तों विश्व मानक दिवस जो है ये 14 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब दोस्तों? 14 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को बनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को। ठीक है, अगर हम विश्व विकलांग दिवस की बनाए दोस्तों, तो विश्व विकलांग दिवस जो है ये 3 दिसंबर को बनाया जाता है। कब दोस्तों? 3 दिसंबर को। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो प्राप्त हुए हैं हमारे मेहरगढ़ से। कहाँ पर दोस्तों? मेहरगढ़ से। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों उसके लेखक हैं हमारे रेचल कार्सन। कौन है? रेचल कार्सन। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व को पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, उसके लेखक हैं रेचल कार्सन। अगला सवाल फिर से आ गया दोस्तों, मिलान करने वाला, सूची 1 और सूची 2, इसमें है पुस्तक और इसमें क्या है? लेखक उनके। ठीक है, तो कहता है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, फिर है हमारा गीता रहस्य। तो दोस्तों गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है गीता रहस्य को? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग को लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, इसको लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किताब ए नॉरेस नामक पुस्तक का लेखक था? किताब ए नॉरेस नामक पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों? तो हमारा यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने ही किताब ए नॉरेस नामक पुस्तक को लिखा था। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगुला धारा। कौन है? बेंगुला धारा जो है, बेंगुला जो धारा है यही जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि अति गहरी महासागरीय द्रोणीय ट्रेंचेज जिसमें पाई जाती है वह है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। अगला सवाल कहता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है हमारा बैकाल झील। कौन है? बैकाल झील। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है बैकाल झील। इसकी गहराई है 1940 मीटर एवं इसका क्षेत्रफल है 30.5000 वर्ग किलोमीटर। यह रूस देश में अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों सिर गणना विधि भी किया जाता है, कैलोरी ग्रहण भी किया जाता है और पारिवारिक उपभोग व्यय भी किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब कौन सा कुट आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों हमारा पहला कथन कहता है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो दोस्तों ये कथन जो है ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है योजना का जो लाभ उठा सकते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों जो बीपीएल धारक है उन्हीं को मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है यहाँ पर। और नेक्स्ट में क्या कहता है कि इस योजना में
होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, केवल 2 ही सही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अगला सवाल कहता है कि भारत ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस जिले से होकर हुगली जलमार्ग गुजरती है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज से, ठीक है। कहाँ से दोस्तों, स्वर्ण, ठीक है, हुगली जलमार्ग जो है ये झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है कि स्वर्ण रेखा बेसिन में रेल संगम के प्रमुख केंद्र हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही हैं, जमशेदपुर भी है, घाटशिला भी है और मूरी भी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि जून जुलाई अगस्त महीने में काफ़ी वर्षा होने से कौन सी फसल तैयार होती है जिससे पर्याप्त चारा भी मिल जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी ही, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, ज्वार भी हैं, बाजरा भी है और मक्का भी। अगला सवाल क्या कहता है कि भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रांची में स्थित है।